तो लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था? मारवाड़ खत्म हो गया आपने, और आज हम एक नया स्टेट शुरू करेंगे जो कि बीकानेर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शायद तक जहां तक मुझे याद है लास्ट वाले में दो राजा पढ़े थे हमने। अभय सिंह के बारे में पढ़ा था और एक मान सिंह जी के बारे में पढ़ा था। थोड़ी बातें मैं वापस आपको रिवीजन करवा दूं। अभय सिंह के टाइम में एक तो खेजड़ली घटना थी, मैंने खूब अच्छा सा उसके अंदर आपको समझाया है कि भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 या ईस्वी सन 1730 12 सितंबर की वो घटना है जब अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ वहां पर शहीद हो जाते हैं। वो पूरी बातें पढ़ी थी हमने, एक तो उनके बारे में जिनके लिए बाद में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार वगैरह भी दिए जाते हैं। फिर उन्होंने अहमदाबाद वाला एक युद्ध जीता था सर बुलंद खां के खिलाफ, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उन्हें वहां भेजा गया था, जिस पर बाद में किताबें लिखी हुई। वीर भाण की राजरूपक है और करणीदान जी की सूरज प्रकाश है, जिसका एक और नाम बिड़द श्रृंगार है। फिर मान सिंह जी के टाइम की थोड़ी घटनाएं पढ़ी थी हमने कि मान सिंह जी एक तो अपने भाई भीम सिंह जी से लड़ाई हो गई थी, तो वहां जालोर वाले किले के अंदर रहते थे। तब वो आयस देवनाथ थे जिन्होंने घोषणा की कि वो अगला राजा बनेगा, इसलिए नाथ संप्रदाय का यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव था। उनके लिए महामंदिर बनवाया गया था यहाँ पे। नाथ चरित्र नाम की उन्होंने खुद किताब लिखी थी। विद्वान व्यक्ति थे तो मान पुस्तक प्रकाश या मान पुस्तकालय नामक लाइब्रेरी की स्थापना की थी, और उन्हीं के टाइम में बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली गई थी। हालांकि अंग्रेजों से कभी ढंग से उनकी बन नहीं पाई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब अपने अजमेर के अंदर दरबार लगाया था तब भी वो उसके अंदर उपस्थित नहीं हुए थे, एक तरीके से उसका बहिष्कार कर दिया था। उन्हीं के दरबार में बांकीदास जी थे जिन्होंने कवि राजा की उपाधि मिली हुई थी। बांकीदास जी ख्यात कुकवि बत्तीसी दातार बावनी मान जसो मंडन जैसी पुस्तकें लिखी। वो भी चूंकि जब राजा अंग्रेजों से इतना अच्छा नहीं बनती है उसकी, तो उस व्यक्ति की भी कैसे बनेगी, तो उन्होंने अंग्रेजों के प्रति आगाह करते हुए गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये सब बातें हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज अपने एक नया स्टेट शुरू करने जा रहे हैं, नई चीजें शुरू करने जा रहे हैं। वो दो रियासतें हमारी कंप्लीट हो गई, थोड़ी बड़ी रियासतें हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे वो इतनी बड़ी बड़ी रियासत नहीं, थोड़ा छोटा छोटा इतिहास है, तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। जो आप कहते हो सर इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, अब थोड़े थोड़े से हैं तो कोई इधर वाला उधर नहीं जाएगा, एक जगह ही रहेगा आपका सब। हम बीकानेर का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। एक बात नॉर्मल सी कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था, राठौड़ डायनेस्टी का शासन था। मैं जब आपको जोधपुर पढ़ा रहा था तब भी मैंने एक लाइन लिखवाई थी उसमें कि राव जोधा के बेटे थे बिक्का, और वो बाद में बीकानेर चले गए थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। तो जब जोधपुर में राठौड़ों का राज होगा तो बीकानेर में भी किसका राज होगा? ऑब्वियस सी बात है, राठौड़ों का राज होगा। उसी पिता की संतान थे वो, जोधपुर से वहां पे बीकानेर के अंदर आए थे वो लोग। थोड़ा बीकानेर स्टेट क्या क्या था तो थोड़ा आप देख लेना। बड़ा सा इधर उधर दोनों दो मैप लिए थे, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ, तो मैंने दो उठा लिए थे। बाउंड्री बताता हूँ, देखो मैं तो अंदर वाली चीजें तो आप देख लेना, मैं थोड़ी बाउंड्री समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इधर एक जगह लिखी हुई है भावलपुर, पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है भावलपुर। इसका मतलब उधर वाली बाउंड्री भावलपुर तक लगा करती थी, पाकिस्तान के टच हो जाया करती थी। इधर बाद में जैसलमेर आ जाया करता था, इधर आपके जोधपुर का इलाका आ जाता था, इधर आपके जयपुर आ जाता था। ये इधर एक जगह लिखी हुई है लुआरू, हरियाणा में एक जगह पड़ती है लुहारू। इसका मतलब वहां तक लुहारू के टच करती हुई सीमा लगा करती थी। इधर ऊपर आपके पंजाब आ ही जाया करता था, और लुहारू शायद ये बीकानेर के टच में ही रहा, इसलिए खूब फेमस ही रहा। और मुझे याद है हम छोटे थे तब रेडियो पे गीत आया करता था, डट जाइए रेल लुहारू की, कि लुहारू से सबसे पहले बीकानेर में जो रेलवे व्यवस्था शुरू हुई थी वो रेलवे व्यवस्था लुहारू से बीकानेर वाली हुई थी। तो किसी ने विरहणी का गीत है कि तू रुक जाना ट्रेन, ताकि मेरे जो बाहर गए वे पति देव है वो उस ट्रेन से आएंगे, वो उतरेंगे यहाँ पे। तो लुहारू के साथ में बहुत ही नजदीक का संबंध हुआ करता। हिंदी वाला मैप देखेंगे तो हिंदी वाले ने लुहारू नहीं लिखा, उसने इधर हिसार लिख दिया। इलाके का नाम लिखना था तो उसने लिख दिया भाई, उसने लिख दिया भाई लुहारू के आसपास तक था, इधर हिसार आसपास में जगह पड़ती है हिसार। मैं ये इसलिए मैंने मैप उठा लिया था कि मैं ये बता सकूं कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक जाया करती थी, हिसार तक बीकानेर स्टेट हुआ करता था। क्योंकि आगे जब मैं आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाऊंगा, 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा, तब हम एक बात पढ़ते हैं, याद रखना, वहां मैं वापस आपको रिकॉल करवाऊंगा ये बात। तब हम एक बात पढ़ते हैं कि जितने भी राजा महाराजा थे हमारे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और अपनी अपनी रियासतों में 1857 की क्रांति को दबाया था। परंतु
बीकानेर का राजा सरदार सिंह, नाम याद रखना सरदार सिंह, बीकानेर का राजा सरदार सिंह एक ऐसा राजा था जिसने अपनी रियासत में तो बगावत दबाई थी, रियासत के बाहर जाकर भी बगावत को दबा कर आया था। और वहां हम पढ़ते हैं वापस कि वह पंजाब प्रांत के हिसार के निकट बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबा कर आया था। बाड़लू मैं वहां पर और लिखवा दूंगा, आपको चिंता मत कीजिए, ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, सुनिए केवल इस बात को आप। क्योंकि हम जानते हैं उस समय प्रांत पंजाब ही लगा करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना हमारे, पंजाब प्रांत के हिसार तक गया था। तब स्टूडेंट क्लास में बैठ के जब इमेजिन करता है कि यार ठीक आदमी था, स्टेट उसका बीकानेर में पड़ा और हे ठेठ हिसार तक चला गया यार अंग्रेजों का साथ देने के लिए। पर आप याद रखना, मैंने आपको मैप दिखाया है कि बीकानेर की बाउंड्री हिसार तक थी, तो यहां तक तो वो यार निपट ही रहा था। तो थोड़ा सा कोई यहां के बाहर हो सकता है, कोई एक आधा बीघा दूर, और कोई छोटा मोटा विद्रोहवार उधर जाके किसी की 4 थप्पड़ मार के आ गया होगा। मुझे लगता है सरदार सिंह को वापस बुला के पूछा जाए कि क्या तू रियासत से बाहर गया था, तो वो बापड़ा कह दे कि ना, एक टांग तो इधर ही थी, दूसरा पैर ही मैंने तो उधर रखा था। याद रखना, ये जो बाउंड्री थी ये हिसार तक बाउंड्री जाया करती थी, पंजाब तक ये बाउंड्री जाया करती थी। क्योंकि आगे फिर हम चीजें कहीं पढ़ेंगे कि गंग नहर लेके आए थे, तो पंजाब के टच करता ही था, पंजाब का पानी बीकानेर के अंदर लेके आना था, तो सीधा सीधा पानी यहां पर आ सकता था। तो इसलिए ये वाला इलाका, मतलब इवन ये है, ये फाजिल्का अबोहर जो आपके पंजाब के, ये बीकानेर स्टेट के पार्ट हुआ करते थे। ये वाला तक इलाका इधर ही आया करता था, फाजिल्का अबोहर वाला इलाका भी। तो पंजाब के साथ तो सीधा सीधा सा लेना देना था, तो गंग नहर को उधर से लेके आना था। और चूंकि ये लेना देना रहा था रियासती काल से, इसलिए आज भी बीकानेर के सीमावर्ती जो पंजाब के लोग हैं, वो सारे हॉस्पिटल, यदि उनको कोई पूछना हो, यदि वो इलाज करवाने के लिए कहीं पर आते हो, तो बीकानेर आएंगे। बीकानेर में मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा, गंगा सिंह, जिन्होंने एक पीबीएम हॉस्पिटल बना दिया था। उनके एक पुत्र थे विजय सिंह, और विजय सिंह ने सुसाइड कर लिया था, तो उनके नाम पर प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल बनवा दिया था। तो उस पीबीएम हॉस्पिटल में खूब सारे सिख आते हैं, एक पूरी ट्रेन आती है जिसमें वो इलाज करवाने के लिए आते हैं। क्योंकि पंजाब में नशे की वजह से, ज्यादा उर्वरक की वजह से टीबी और कैंसर बढ़ गए। इस वजह से उधर वाले जो आते हैं उस ट्रेन में, तो उस ट्रेन का नाम पड़ा हुआ हमारे, तो या तो उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं या उसको टीबी ट्रेन बोलते हैं। अब फिर लगता है कि यार पंजाब वाले इधर क्यों आते हैं, उधर चंडीगढ़ चले जाएं वो लोग, दिल्ली चले जाएं वो लोग, शिमला चले जाएं वो लोग, उनके दूसरे स्टेट भी पास लगते होंगे, वहां की भी मेडिकल सुविधाएं अच्छी होती होगी। पर वो चूंकि रियासत काल से पैर इधर ही पड़े हुए थे, इधर ही आया करते थे, व्यापार के लिए, खेती के लिए, कुछ ना कुछ लेना देना था, तो फिर लोगों को आदत ही पड़ जाती है। फिर वो चूंकि वहां से ज्यादा लोग आने लगे, इसलिए पीबीएम के अंदर इन रोगों के लिए विशेषज्ञ भी बैठने लग गए, इनकी थोड़ी अच्छी व्यवस्था होने लग गई। तो ये आप बात याद रखना कि ये हिसार वाला इलाका, लुहारू वाला इलाका था, ये बीकानेर स्टेट के टच किया करता था। दिल्ली सल्तनत का इलाका, ये दिल्ली लिखने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली शहर, इसका मतलब दिल्ली का जो सल्तनत थी उसके इलाके तक बीकानेर टच कर जाया करता था उधर। इसमें बीच में कुछ एरियाज लिखे होंगे, जैसे ये यहाँ पे श्री गंगानगर है, तो हमको पता रहे कि गंगानगर वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये हनुमानगढ़ लिखा हुआ है, तो हनुमानगढ़ वाला इलाका बीकानेर रियासत का भाग था। ये चूरू लिखा हुआ है, तो ये चूरू वाला इलाका है। ये यहाँ पे गोपालपुरा की पहाड़ियां हैं, बीकानेर में ले दे के पहाड़ियों वाला कोई प्रदेश था। तो ये छापर, ताल छापर जो आपने सुना है, ये जस्ट इसके नीचे छापर है, छापर के ऊपर वाला ये जो है, ये गोपालपुरा की पहाड़ियां थी यहाँ पर। ये इधर आपके पुगल लिखा हुआ है, आप और नाम देखना इसको, पुगल बीकानेर के अंदर एक ठिकाना हुआ करता था। मैंने कभी आपको बताया हो कि शुरुआती क्लासों में कि हमारी राजस्थान की ख्यातें या राजस्थान की लोक कहानियां यह कहती है कि पद्मिनी जो थी वो पुगल की राजकुमारी थी, तो पुगल ये है। आप और देखना, ये PUGAL लिखा हुआ है। अक्सर लोग होते हैं वो इसको पुंगल पुंगल बोलने लग जाते हैं, तो ये पुंगल नहीं है, वास्तव में ये पुगल है। तो ये बात भी आप थोड़ी सी याद रखना। बीच में ये कुछ इलाके के नाम दिए, जैसे ये वाला इलाका जो मैंने कर रखा है, इस इलाके पे नाम लिखा हुआ है नाड़ी। आप जब राजस्थान की ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे घग्गर नदी के पाट वाला क्षेत्र, जहां पर बाद में सेम आने लग गई थी, वहां पर चूंकि वो बरसात के दिनों में नदी आती थी, तो स्थानीय भाषा में लोग उसको नाड़ी बोलते होंगे, तो वो नाड़ी वाला बेल्ट, तो ये वो नाड़ी वाला बेल्ट। ये महाजन के आसपास वाला बेल्ट था, इसको बोलते थे थड़ी, तो ये थड़ी वाला बेल्ट है वो। और ये इधर कोलायत वाले क्षेत्र में इधर नीचे की तरफ और जाते, दुलमेरा वाले साइड के अंदर ये जो इलाका था, इसको मगरा बोलते। छोटी छोटी सी उभरी हुई भूमि है। मगरा का मतलब वैसे तो पहाड़ होता है, पर यहाँ पहाड़ तो है नहीं, पर कहीं कहीं भूमि थोड़ी सी धरातल से ऊपर उठ गई है, तो उबड़ खाबड़ सी हो गई है, तो इसलिए उसका नाम ही पड़ गया मगरा। ये वाला पूरा मैप आप देखना थोड़ा सा, ताकि आगे चीजें समझने के अंदर आसानी रहे। वरना कई बार अपने पढ़ तो लेते हैं,
लेकिन बाद में वो चीजें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं जाके अपने को कोई पूछ ले ऐसा क्यों है, तो अपने लगता है यार क्या हो गया है यहाँ पे। तो ये मैंने तमाम बातें आपको बता दी, याद रखना। अब वास्तव में जो अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो शुरू करते हैं अपने। ये तो मैंने समझाया के लिए आपको कि क्या क्या बातें लिखा हुआ है। बीकानेर के प्राचीन नाम क्या क्या थे, एंशियंट नेम्स बीकानेर के। जैसे मैंने मेवाड़ के एंशियंट नेम्स बताए थे आपको, मैंने तीन नाम बताए थे आपको, प्रागवाट, मेदपाट, ऐसे नाम बताए थे, सीवी जनपद। तो यहां पर भी हम बीकानेर के दो नाम देख रहे हैं। एक नाम लिखा हुआ है जांगल देश, वह क्षेत्र जहां पर जल कम तथा वायु अधिक हो उनको जंगल बोलते थे। पानी की तो कमी हो, वायु बहुत तेज गति के साथ चलती हो, वो जंगल क्षेत्र हुआ करते थे। महाभारत तक में इसके नाम आते हैं। तो वास्तव में और मैं अच्छा सा बताऊं तो ये जंगल है, किस इलाके में कुछ होता तो था नहीं, बियावान इलाका पड़ा हुआ था, इसलिए जंगल प्रदेश कहते थे। और अपने पुरानी जो किताबें वगैरह मिलती है उसमें जंगल का ही नाम शायद जंगल से जंगल बना होगा, इस वजह से वो नाम वहां पर आने लगे। बाकी इस जंगल देश की वजह से, चूंकि बीकानेर वाले इलाके को जंगल देश कहते थे, और इसमें केवल बीकानेर का इलाका नहीं आता था, बीकानेर और बीकानेर के टच करता हुआ जो जोधपुर है, जोधपुर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो भी इस जंगल देश का भाग हुआ करता था। दोनों अब तक हमने पिछले मैप के अंदर देखा था कि आपका जोधपुर है जो टच कर रहा है, तो जोधपुर का भी नीचे जो हिस्सा होगा वो इसके बीकानेर का दक्षिणी भाग और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है, ये दोनों मिला के आपके जंगल देश बना करते थे। तो ये जंगल देश है, पर ये मैंने बताया कि एग्जैक्टली जंगल था। तो बाद में बीकानेर के जो राजा थे, मैं आगे एक राजा पढ़ाऊंगा आपको, करण सिंह, उन करण सिंह ने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम ही था जंगलधर बादशाह। तो वास्तव में वो जंगलधर बादशाह नहीं है, वो जंगलधर बादशाही है। अपनी किताबों में अपने लिख देते हैं उसको, जंगलधर भी लिख देते हैं, अपने नोट्स के अंदर भी लिख देते हैं, मैं भी बोल जाता हूं उसको, पर एग्जैक्टली वो उपाधि जो लिखी हुई है वो ये है, जय जंगलधर बादशाह। तो जंगल, जंगल शब्द है, धर मतलब धरती एक तरीके से, तो जंगल वाली धरती थी अपने आप में, तो जंगल देश नाम पड़ गया। कहते हैं महाभारत में इसके नाम मिलते हैं, तो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, माद्रे जांगला, कई जगह लिखा हुआ है कुरु जांगला। दो राज्यों के एक साथ नाम लिखे हुए, जो भी पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उनके एक साथ नाम लिख दिया करते थे। माद्रे मध्य प्रदेश, पंजाब वाला जो इलाका हुआ करता था इसको मध्य प्रदेश बोलते थे, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी माद्री। नकुल और सहदेव की जो मम्मी थी माद्री, तो वो मध्य प्रदेश की थी, पंजाब की राजकुमारी थी। तो उस पंजाब वाले इलाके से जंगल प्रदेश की सीमा लगती थी, इसलिए महाभारत में कई जगह नाम लिखा हुआ मिल जाता है उसका, माद्रे जांगला, या दूसरी जो भी पुरानी किताबें उनमें से नाम मिल जाते हैं। यही हो सकता है कि कुरु वाला जो प्रदेश रहा वहां तक भी इसकी कोई सीमा लगती हो, इसलिए इसका एक नाम और मिल जाता है, कुरु जांगला। तो दोनों प्रकार के नाम मिल जाते हैं। इवन यहां तक मिलता है उन पुरानी किताबों में कि ये जो जंगल देश था इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, जब पुराना कभी जंगल देश था, बीकानेर बनने के बाद नहीं, बीकानेर से पहले जब ये जंगल वाला इलाका हुआ करता था, तो यहाँ की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी याद रखना कि ये जो जंगल देश बीकानेर बसने से पहले जब ये कभी इलाका था, पौराणिक काल में, जब कोई महाभारत काल के अंदर जब ये इलाका यहाँ पर हुआ करता था, तब इसकी राजधानी का काम कौन सा हुआ करता था, तो अहिछत्रपुर। तो फिर हमारे दिमाग में है कि अहिछत्रपुर कौन सा इलाका है, किस इलाके को हम अहिछत्रपुर कहेंगे, तो हम कहते हैं कि आज का जो नागौर है, हम कहते हैं हमारे नागौर का जो प्राचीन नाम था ये अहिछत्रपुर है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब भी मैं इसके अंदर घुसता हूँ तो मुझे लगता है यार देखिए कितनी जोरदार सी बात है। अक्सर जब हम कोई कहते हैं कि नागौर का नाम नागौर क्यों है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नाग वंश के लोगों का अधिकार रहा होगा, इसलिए इसका नाम नागौर है। अब वो नाग वंश के राजा कौन थे, कहाँ गए, इसके बारे में अपने पास में ज्यादा जानकारियां नहीं है, इसी वजह से रहा होगा। इवन यहां तक कि कुंभा की जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वगैरह ये मिलती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो मिलती है, इनमें तो नागौर का नाम ही लिखा हुआ है नागपुर। तो और लगता है कि यार हाँ नागपुर ही लिख रखा है, उन्होंने तो नागौर लिखा ही नहीं है, नागपुर से धीरे धीरे होता होता नागौर हो गया होगा। पर मैं एक बड़ी जोरदार बात बताऊं, हम कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये दोनों नाम समानांतर ही रहे होंगे। उसी टाइम इसको अहिछत्रपुर भी बोलते होंगे, उसी टाइम इसको नागौर भी बोलते होंगे। धीरे धीरे लोगों में अहिछत्रपुर नाम इतना पॉपुलर नहीं रहा होगा और नागौर नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया होगा। क्योंकि यदि आप हिंदी जानते हो तो आप जानेंगे कि अहि का मतलब सांप होता है,
नाग का मतलब भी सांप है, ये पर्यायवाची है दोनों। और ऐसे पुराने काल में से खूब सारे नाम मिलते हैं जो यूं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, जैसे हस्तिनापुर, हस्ती का मतलब होता है हाथी, खूब सारी जगह उसका नाम गजपुर मिल जाता है, गज का मतलब भी हाथी होता है। उसका नाम भी कई जगह नागपुर मिल जाता है, क्योंकि नाग का मतलब भी हाथी होता है। तो लेखक कई बार यूं पर्यायवाची से भी उसका नाम बना के ले लिया करता था। तो अही का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। तो नागौर कहो, अहि छतरपुर कहो, एक ही रहे होंगे। पर चूंकि अब अपने पॉपुलर टर्म यह है कि हमारे नागौर का पुराना नाम अहि छतरपुर हुआ करता था, हम इसको मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा, अहि छतरपुर रहा होगा। ये वाली बात थोड़ी सी। और मैं थोड़ी सी कहानी की बात बताऊं आपको। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद में जब पांडवों को राज्य मिल गया था, तो राजा किसको बनाया जाए, तो अर्जुन के जो पोते थे उनको यहाँ पे राजा बाद में घोषित किया गया था। पांडव संन्यास धारण कर लेते हैं, और अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के दौरान मार दिया गया था। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, राजकुमारी उत्तरा, जो हमारे विराट नगर की राजकुमारी हुआ करती थी। आगे जब मैं मत्स्य जनपद पढ़ाऊंगा तब आपको विराट नगर की और अधिक बातें बताऊंगा। जब पांडवों ने अपना यहाँ पे अज्ञातवास काटा था, उस समय यहाँ राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में अभिमन्यु की शादी हुई थी। ऐसा और कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस दिन राजकुमारी उत्तरा के गर्भ में बेटा था, और उस बेटे को भी मारना चाहता था, और पांडवों का पूरा बीज ही समाप्त करना चाहता था वो। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस बच्चे को बचा लिया, उस गर्भ को बचा लिया। अश्वत्थामा मारा गया, और कालांतर में राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित, राजकुमार परीक्षित का जन्म होता है। कालांतर में राजकुमार परीक्षित राजा बनते हैं पांडवों की तरफ से। हमारी और पौराणिक कहानियां कहती है कि राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने आकर डस लिया था। तक्षक नामक सांप आकर उनको डस लेता है, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती। उनका जो बेटा था बाद में जनमेजय, वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है, तथा वो सभी नागों को इकट्ठा करता है, और सभी नागों को इकट्ठा करके यज्ञ के अंदर उनको जला देता है। ऐसी कहानी हम पौराणिक कहानी एक पढ़ते हैं कि पांडवों के राजा परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने डस लिया, तथा परीक्षित के बेटे जनमेजय ने बाद में एक यज्ञ किया और उसमें सभी सांपों को जलाकर मार डाला। और छोर तो उस कहानी का मिलता नहीं, पर जब मैं इसको जोड़ता हूं ढंग से, तब मुझे लगता है कि यार पौराणिक कहानियों में ज्यादातर जो बातें हैं वो संकेतों के माध्यम से बताई गई है, सिंबल के माध्यम से बताई गई है। ऐसा हो सकता है कि तक्षक नाम का कोई नागवंश का राजा रहा हो जिसने परीक्षित को मार दिया हो, तथा कालांतर में जनमेजय ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहले यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में युद्ध करने के लिए निकला हो, और उसने तक्षक के जो भी नागवंश के बाकी लोग थे उनको मार दिया होगा। युद्ध हुआ होगा, युद्ध के अंदर उनको मार के अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया होगा। डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, नागौर में डेगाना के पास में एक पहाड़ी है, जहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसको लोग लोकल भाषा में जाना जी का मंदिर बोलते हैं। यदि थोड़ा सा इतिहास का विद्यार्थी होगा, जानने वाला होगा, तो बताएगा कि वो जो जाना जी की पहाड़ी बनी हुई है वो वास्तव में जनमेजय के नाम पर है। हमसे जनमेजय नाम बोला नहीं गया, इसलिए हमने उनको जाना जी बोलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जनमेजय के कोढ़ हो गई थी, तो अंतिम समय में यहां पर उस डेगाना के पास की पहाड़ी पर रहे थे। कुंड वगैरह बना हुआ है पास में, जहां पर उनकी कोढ़ जड़ी थी, कुष्ठ रोग हो गया था। जनमेजय नागौर आए थे। हम फिर कहते हैं यहां पे नागवंश के लोगों का अधिकार रहा था। चीजें जुड़ी कुछ आपके दिमाग में? मैं और चीजों को आगे लेके जाता हूं, आप जोड़ना, अपने हिसाब से जोड़ना इनको। जब हिस्ट्री रिटन एविडेंस के अंदर मिलने लगती है, पौराणिक कहानियों से निकलकर जब थोड़े बहुत अपने को सिक्के वगैरह के माध्यम से, अभिलेखों वगैरह के माध्यम से जब रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं, तब एक बात फिर आती है कि नागौर में टाक राजपूतों का अधिकार था। कालांतर में उन टाक राजपूतों में से अधिकतर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, तथा वे मुसलमान बन गए थे। और गुजरात की जो पालनपुर रियासत है
वो इन टाक राजपूतों की थी जो बाद में मुसलमान बन गए थे, और उन्हीं में से बाद में गुजरात के अंदर नवाब वगैरह और बनने लगे थे। मैंने आपको बीच में कभी कई बार बताया होगा कि नागौर और गुजरात वालों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था, इसलिए अक्सर नागौर वाले मुसलमानों को बचाने के लिए गुजरात वाले आया करते थे। सांगा और कुंभा की दोनों लड़ाइयों में नागौर और गुजरात का कनेक्शन देखने को मिलता है। मैं जब इस टाक नाम को देखता हूं तब मुझे और लगता है कि ये यही है, ये इस तक्षक से ही टाक बना है। हालांकि मैं कभी इस पूरी कहानी को ढंग से नहीं जोड़ पाया, मुझे यत्र तत्र से जितने भी कोई चीजें मिली उनसे मुझे इतना पता चला, पर मेरी इस विषय में गहरी रुचि है। मैं चाहता हूं कि कभी मैं इस पर बहुत अच्छा सा रिसर्च करके मैं बता पाऊं कि हमारे नागौर का ऐसा नाम क्यों है, तथा वे राजा कौन थे, किधर कहां चले गए। आप सोचना, आपको यदि कोई बात पता हो तो इस विषय में मुझे और बताना। आप अब की बात, अपने सब्जेक्ट की बात यदि मैं वापस यहां पर करूं तो जंगल देश बीकानेर वाला इलाका जो हुआ करता था, बीकानेर राज्य का दक्षिणी भाग और बीकानेर पूरा और उसके दक्षिण में लगता हुआ जोधपुर का जो उत्तरी भाग था, इसको मिला के जंगल देश बोलते थे। जंगल है ये एक तरीके से, जहां पर जल की कमी तथा वायु की प्रबलता हो, उस क्षेत्र को जंगल देश कहा जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर बताई गई है। अहिछत्रपुर को जब हम आज के रेफरेंस में देखते हैं तो वह नागौर निकलता है। अही का मतलब भी सांप होता है, नाग का मतलब भी सांप होता है। इस तुलना को लेते हुए मैंने थोड़ी इधर उधर की दूसरी बातें बता दी थी आपको। समझ में आए तो सुन लेना, नहीं समझ में आए तो आपके पास में एक बटन है, आगे ले जाकर आप देख सकते हो। एक बीकानेर का प्राचीन नाम मिलता है राती घाटी। हमारी लैंग्वेज में, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में रातो रातो मतलब लाल, रेड रेड जो कलर होता है उसको हम लाल बोलते हैं। कहते हैं बीकानेर वाला जो, जहां अब बीकानेर बसा हुआ है, उसके आसपास की जो जमीन थी, वहां की जो मिट्टी थी वो बजरी जैसी थी। बजरी होती है अपने लाल लाल रंग की सी जो बजरी होती है, तो बजरी जैसी मिट्टी थी, इसलिए वो लाल की वजह से राती राती बोलने लग गए वहां पे, तो जगह का नाम राती घाटी पड़ गया वहां पे। तो कोई पूछे कि प्राचीन काल में राती घाटी किसको कहते थे? बीकानेर। ये तो जब बीकानेर बसा था और उसके बाद में भी राती घाटी बोला करते थे इस इलाके को। और जांगल देश तो बहुत पुराना नाम है, जांगल देश कहते थे। और इस जांगल देश की वजह से कालांतर में कर्ण सिंह नाम के राजा ने उपाधि धारण की जंगलधर बादशाह, तो उस उपाधि का नाम ये जय जंगलधर बादशाह। ये बीकानेर का बाद में राज चिन्ह ही बन गया था, तथा बीकानेर में जितने राजा बने थे वो इस राज चिन्ह का प्रयोग किया करते थे। एक तो ये बात अपने। अब आगे बढ़ते हैं, दो नाम याद रखना, जांगल देश और राती घाटी, और जांगल देश। आगे बढ़ते हैं इससे। पहला राजा राव बिक्का लिखा हुआ है 1465 से 1504 ईस्वी। सन याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। एक लिखा हुआ है यहाँ पे, सटायर ऑफ राव जोधा। मैंने बताया आपको कि जो जोधा थे वो बिक्का के पिता थे। जोधा के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था कांधल। कांधल नाम करके जोधा के एक भाई थे। तो बिक्का के क्या लग गए? बिक्का के अंकल लग गए। एक बिक्का का खुद का छोटा भाई और हुआ करता था, उनका नाम था बिद्दा। वास्तव में ये जोधा जी की एक सांखला रानी थे, नौरंगदे। नौरंगदे नाम करके एक सांखला रानी हुआ करते थे। उस नौरंगदे नाम की सांखला रानी के जोधा जी के दो बेटे थे, एक थे आपके बिक्का और एक थे बिद्दा। और कांधल बिक्का बिद्दा के अंकल लगते थे, या आप कह दो तो जोधा जी के भाई लगा करते थे। पर बिक्का की अपने अंकल के साथ में ज्यादा बनती थी। ग्रामीण समाज आज भी ऐसा ही है, पापा और बेटे के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, पिता पुत्र आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। इवन गांव में तो वो तक देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना छोटा बच्चा है तो उसको गोद में नहीं खिलाते, और कोई गोद में खिलाते हुए यूं मिल जाए तो आस पड़ोसी और मजाक उड़ा के चला जाए कि कोई अपने बच्चे को खुद गोद में लेके खिला रहा है तो क्या, अच्छा तेरे गिगलो जाम्यो औरंग तो हुई गुनी। आपको आपका मामा, चाचा, ताऊ, दूसरा कोई खिला ले पर पापा नहीं खिलाए। उल्टा कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा रो रहा है, पापा अकेले ही बैठे हैं वहां पास में, बाकी इधर उधर बिजी है, मम्मी कहीं काम कर रही है, कहीं पशुओं के बाड़े के अंदर है। अब उसको कौन उठाए? पर पापा नहीं उठाते, बुला के लाते हैं किसी को। पापा को लगता है उठाया और उस समय यदि किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो पिता पुत्र के बीच में वो एक थोड़ी सी सामाजिक दूरी, सामाजिक नियमों के तहत ही बन गई, तो इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता नहीं। पर हर परिवार में अपने एक अंकल ऐसे होते हैं
जिनके साथ अपनी खूब छनती है, अपने दिल के तमाम उद्गार उनके सामने प्रकट किए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की बातचीत उनसे करके कोई मामला हैंडल करवाना हो तो अंकल कर देते हैं। कांदल बिक्का के लिए वैसे ही एक अंकल थे। खूब बनती थी कांदल और बिक्का के अंदर दोनों। एक दिन जोधा जी का भरा हुआ दरबार लगा हुआ, दरबार के अंदर जोधा जी बैठे, सारे सरदार बैठे, भाई बंधु जितने थे वो बैठे हुए। बिक्का और कांधल दोनों काका भतीजा एकदम पास पास में और बैठा करते थे, पास पास में बैठे। जोधा जी किसी मुद्दे पर बोल रहे थे, कोई बात कर रहे होंगे जी इधर उधर की। उस टाइम कौन से जीएसटी और फार्म बिल के बारे में चर्चाएं करनी होती थी, कहाँ आक्रमण कहाँ करना है, कोई किला कहाँ बनाना है, कोई दुश्मन है तो उसको किस प्रकार से मारना है, संधि करनी है, वैसी बातें होती थी उस टाइम। पर जोधा जी किसी भी सीरियस मैटर पर बोल रहे थे, बाकी सब ध्यान लगा के सुने क्या राजा जी बोल रहे हैं। कांदल और बिक्का दोनों अपनी बातचीत करे, कान में खुसर फुसर करे। कई बार होता है ऑफलाइन क्लासों में मैं देखता हूं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं, खूब अच्छी सी बात बता रहा हूं, पर दो लोगों का मन नहीं लगे आपस में मेरी बातों के अंदर, और वो आपस के अंदर चर्चा करने लग जाए, तो टीचर को कहना पड़ता है बात बंद करो भाई, इधर देखो। और राजा जी थे, राजा जी तो ऐसे भी कैसे कहे, उन्होंने एक दो बार तो उधर देखा, यार क्या पता मेरे देखने से इनको मालूम हो और ये इधर देख ले। जब उन्होंने नहीं देखा, अपनी खुसर फुसर में लगे रहे, तो बिक्का जी ने कह दिया कि काका भतीजा बात तो दोनों ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। नया गढ़ बनाने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और पूरा कंसंट्रेशन उस पर करना पड़ता है। और तब बाकी सारे लोग हंसे, बाकी लोग हंसे तो कांदल को बहुत बुरा लगा। कांदल खड़े हुए, कांदल ने खड़े होकर कहा, राव जी, राव जोधा राव टाइटल लगाया करते थे, ये तो नहीं पता कि नया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपने जब इतनी बड़ी बात ही कर दी तो अब तो आशीर्वाद दो, अब कोई नया ही देखेंगे। कांदल ने बिक्का कहा, बिक्का खड़ा हो जा। बिक्का अंकल का पूरा हिमायती, बिक्का ने कहा यस अंकल, आप कहोगे वहां चलेंगे, रहना आपके साथ ही है। बिक्का ने अपने छोटे भाई बिद्दा की तरफ इशारा किया, बिद्दा खड़ा हो गया कि हाँ भाई साहब। और कहा हमारे साथ कौन कौन आना चाहते हैं, कई आदमी, नापोजी, सांखला, बेड़ोजी, पड़ियार, खूब सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग खड़े हुए। उन्होंने कहा बिक्का हम तेरे साथ है। बिक्का राजकुमार था जोधपुर का, उस टाइम पॉपुलर था वहां पर। वहां से जोधपुर से निकल गए। जोधपुर से निकल के जाए कहां, मैंने आपको एक बार पहले बीच में बताया था कि ये जो जोधा कांधल ये जो सब थे, ये रणमल के बेटे थे। रणमल जिनको मेवाड़ में भारमली की सहायता से मार दिया गया था। और रणमल की धर्म बहन हुआ करते थे करणी माता। रणमल की धर्म बहन करणी माता है, तो जोधा और कांदल इनकी सबकी बुआ लग गई। बिक्का के तो पापा की बुआ हो गई। बाहर निकले का किधर चला जाए अपने। एक जब वो इतने लोग बाहर आए थे तो उनमें एक व्यक्ति था नापा सांखला। पहले इस जंगल देश वाले क्षेत्र में सांखलों का कब्जा भी रहा था कुछ दिनों तक, और बाकायदा इन सांखलों की राजधानी हुआ करती थी जांगलू। आज भी जांगलू नाम का गांव है। और आप देख लो ये जंगल देश जांगलू एक जैसे नाम पड़ते हैं, तो हो सकता है वो उसका छोटा रूप रहा, उसके आसपास वाले इलाके की वजह से ही इसका नाम जंगल देश रहा हो। उस नापा जी ने कहा कि यार हमारे सांखलों का पहले वहां जांगलू में अधिकार था, पर वहां बलोच मुसलमान, अब उन बलोचों ने कब्जा कर लिया। आप यदि शक्तिशाली हो, हमसे तो पार पड़ी नहीं, आप उधर चलो, उन बिलोचों को मारकर उधर कब्जा किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा ठीक। वहां से सारे लोग इधर बीकानेर की तरफ मूव करते हैं, जांगलू की तरफ मूव करते हैं। कांदल जी ने और कहा कि जब बीकानेर की तरफ जा रहे हैं तो बुआ जी वही है, तब तक करणी माता जीवित थे, तो क्यों ना बुआ जी के पास चले और बुआ जी का आशीर्वाद ले। चलो साहब। तो वहां से सब लोग आए करणी माता के पास। करणी माता कहां रहे, तो देशनोक। देशनोक आए और देशनोक आके और कांदल जी ने करणी माता को कहा कि बुआ जी ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, जोधपुर रहता तो वहां का राजा बनता ये जोधा के बाद, पर अब मैं इसको ऐसी ऐसी बात भी लेके आ गया। अब डोकरी तू बता
आगे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। करणी माता ने भी आशीर्वाद दिया कि ये वाला इलाका तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सही है, इस इलाके में तुम कब्जा करो, इस इलाके में तुम राज्य बसाओ। कहा जाता है करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि बिका तेरो बिकाणो जोधण सवायो बाजसी, बिका चिंता मत कर, तू भले ही जोधपुर छोड़ के आया हो, पर तेरा जो ये बिकाना होगा, तेरे नाम से जो प्रदेश बनेगा, वो तेरे बाप के नाम से जो प्रदेश है जोधना, उससे भी सवाया होगा, मतलब कमी नहीं रहेगी, उसके बराबर हो जाओगे। मुझे लगता है करणी माता को आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आप हिस्ट्री में उठाकर देखिए, किसी बड़ी रियासत से टूटकर कोई दूसरी रियासत बनी हो, तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं रहा उनका कि मेवाड़ से टूट के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा बनी। पर इन सब की हिस्ट्री में एक पेज में पढ़ा देता हूं। मारवाड़ से टूट के बीकानेर बना, किशनगढ़ बना। किशनगढ़ की हिस्ट्री तो 5 लाइनों में पढ़ लेंगे, पर बीकानेर की उतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाती है जितनी बड़ी हिस्ट्री मारवाड़ की होती है। इसका मतलब ये करणी माता का आशीर्वाद ही था कि बीकानेर इतना चहुं और वृद्धि किया। बीका को जो आशीर्वाद दिया था वो फला। हम जानते हैं कि राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, पर चूंकि बीकानेर वाले राठौड़ बाद में इस क्षेत्र में आ गए, बीका के साथ में इधर आ गए, यहां पे राज्य स्थापित कर लिया, करणी माता के आशीर्वाद से अपने राज्य की स्थापना की, इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों के लिए इष्ट देवी हो गए, ट्यूटेलरी डेटी। मेरा और बताया हुआ है कि किसी कुल की एक देवी होती है, उस कुल से संबंधित जो होती है वो कुल देवी होती है। उस कुल के लोग और कहीं जाके रहने लग जाते हैं, वहां की किसी लोकल डेटी को और मानने लग जाते हैं, तो जो लोकल डेटी होते हैं उनको हम ट्यूटेलरी डेटी कहने लग जाते हैं, या उनको हम इष्ट देवी कहने लग जाते हैं। पहले वाले कई वीडियो में मैंने आपको बात बताई होगी। तो ये राव जोधा का व्यंग्य सुनकर, एक सटायर पर, बिक्का अपने काका कांधल तथा अपने छोटे भाई बिद्दा को लेकर वहां से 1465 ईस्वी में निकल जाता है। शुरुआत में कहा गया कि राजधानी वगैरह कहां बसाया जाए, तो जोधा जी के टाइम में ही इन लोगों ने एक कोई एरिया था जहां पर कोई कब्जा किया था। जोधपुर वाले जोधा जी थे, उन्होंने, जोधा जी की जो मम्मी थे उनका नाम था कोडम दे। तो जोधा जी ने अपनी मम्मी कोडम दे के नाम पर, जहां उस इलाके के अंदर वो कुछ दिन के लिए रहे होंगे, मिलिट्री कैंप लगाया होगा, उस इलाके का नाम रखा था कोडम देसर। कोडम दे नाम था मम्मी का, और ये रख दिया कोडम दे। सर का मतलब होता है तालाब। वहां पर तालाब बनवाया था, तो अपनी मम्मी के नाम पर वहां पर उस गांव का नाम ही अपने आप में कोडम दे के नाम पर तालाब बनाया, तो कोडम देसर तालाब है, तो गांव का नाम भी धीरे धीरे कोडम देसर ही पड़ गया। कीर्ति स्तंभ लगवाया था वहां पर जोधा जी ने, जिसमें ये सारी जानकारियां मिलती है। तो बीका जी को लगा यार किसी टाइम में अपना, भले थोड़े दिन के लिए यहाँ पे मिलिट्री कैंप रहा हो, पर ये जगह अपने पिताजी यहाँ पर कब्जे में लेके गए थे, दादी जी के नाम पर ये जगह है, तो क्यों ना यहीं पर अपने कब्जा करके राजधानी वगैरह बनाई जाए। तो 1465 के आसपास तो बिक्का वहां से आता है। 1472 में बिक्का को इस कोडमदेसर गांव के अंदर ही राजा घोषित